हेलो एवरीवन। सो वी वर डूइंग यूनिट 6 हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हम लोग ने कवर किया कि क्यों चेंजेस लाना चाहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्यों लाना चाहते थे वो लोग चेंजेस, क्या ऐसा क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स था, क्या उसका सल्यूशन था, फिर वो अगर सॉल्यूशंस को सॉल्व हुआ तो क्या इम्प्रूवमेंट, ड्रॉबैक, सो दैट दोज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कवर कि सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस में क्या क्या चेंजेस लाया गया ब्रिटिश के द्वारा. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, द आर्मी एंड द पुलिस, थ्री we are going to cover in this lecture. The chief goal of the British administration in India was the maintenance of law and order for the perpetuation of the British rule in India, keeping the goal in mind that the British administration was based upon the three main pillars, namely civil services, police and army. तीन चीज़ ब्रिटिशर्स अपने माइंड में याद कर लिए थे कि अगर हम लोगों को इंडिया में बहुत समय तक रहना है तो हम लोगों को करप्शन और क्राइम दोनों को कम करना होगा और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना होगा, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के आप लंबे समय तक रूल नहीं कर सकते हैं. तो तीन मेन पिलर्स जो था वो था एक सिविल सर्विसेज, जिसको यूपीएससी एग्जाम्स अभी भी कहते हैं, अभी भी कंडक्ट होता है, पुलिस एंड आर्मी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिविल सर्विसेज. The term civil services was used by the company to differentiate from their military and एसलिस्टिकल एम्प्लॉयज़. तो सिविल सर्विसेज क्यों वर्ड यूज़ किया जाता था, पहले तो आप ये जानिए. सिविल सर्विसेज वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता था कि ताकि दूसरे जो भी सर्विसेज हैं वो, ये सर्विस जो था ये बहुत ही प्रेस्टीजियस सर्विस था, अभी भी ये बहुत प्रेस्टीजियस सर्विस है, बट उस समय सर्विस का बहुत ही महत्व था, इसका जो सैलरी था बहुत हाई था, तो इसीलिए इसका और सब सर्विसेज से अलग रखने के लिए, और क्योंकि इसका प्रेस्टीज ज़्यादा था तो इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया था सिविल सर्विसेज, ताकि ये अलग और सब सर्विसेज से डिफ्रेंशिएट हो पाए. द मेन फंक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज वाज टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड कलेक्ट रेवेन्यू. तो मेन फंक्शन क्या था सिविल सर्विसेज का, आपको इम्प्लीमेंट करना है लॉ और रेवेन्यू कलेक्ट करना. लॉ मीन्स जो लॉ पार्लियामेंट बनाया या जो लॉ कंपनीज बनाई, उस समय तो कंपनी चलता था, तो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी लॉज बनाई या ब्रिटिश क्राउन लॉ बनाया, वो लॉज को आपको इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में जाके, और रेवेन्यू कलेक्ट करना है फार्मर्स से जाके या ट्रेडर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर्स या इंडस्ट्री से जाके, जो भी था रेवेन्यू कलेक्ट करने का. ये दो काम जो था, फंक्शन जो था, वो सिविल सर्विसेज के लोगों को दिया जाता था. The civil services worked according to a set of rule opposed to the personal whims of monarch. Civil services कैसे वर्क करता था, यह एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग से वर्क करता था. जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं, आप कभी भी हिस्ट्री को पढ़ें, आपको करंट को फ्यूचर और पास्ट से कंपेयर करके पढ़ना होगा. अ वेरी फेमस हिस्टोरियन कल्हाना, ही वॉज अ कश्मीरी हिस्टोरियन, जिनके बारे में मैंने पढ़ाया भी है लिटरेरी सोर्स में, कि उनका क्या कहना था, हमें कैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, हमें प्रेजेंट को पास्ट से और फ्यूचर से कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को, तभी हम लोग समझ पाएंगे. तो अगर अभी के सिविल सर्विसेज को हम लोग पिछले मतलब पहले के सिविल सर्विसेज से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे. तो सिविल सर्विसेज जो था एक सेट ऑफ रूल्स से बंधा हुआ था और आपको उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना था, जैसे कि अभी है. एंड अपोज द पर्सनल विल्म्स ऑफ मोनार्क, और आपका अपना पर्सनल जो भी विल्म्स है वो सब आपको साइड रखना है. एंड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, और आप एक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर थे उस समय सिविल सर्विसेज के, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते थे. In beginning, the Court of Director exercised the patronage of nominating civil servant. पहले तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टरेट्स थे, वही सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करते थे. बट द डायरेक्टरेट्स नॉमिनेटेड देयर फेवरेट्स, बट इसमें भी फेवरेटिज्म होने लगा, क्योंकि डायरेक्टरेट्स जो थे वो अपने फेवरेट्स को इलेक्ट करने लगे. ऑफन देयर सन एंड रिलेटिव्स, अपने बेटा को या कोई भी चाचा के बेटा भतीजा को, तो ऐसे परिवारवाद होने लगा, नेपोटिज्म. इन टुडेज वर्ड what we say nepotism only. तो रिलेटिव्स को या सन को देने लगे ज़्यादातर सिविल सर्विसेज में नौकरी. एज अ पोस्टिंग इन इंडिया गेव देम एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू मेक अ क्विक मनी बाय इंडल्जिंग इनटू प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइबरी. तो इससे क्या होने लगा, जब उनके ही सन या बेटा या जो रिलेटिव्स थे वो बनने लगे, तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया में था ब्राइबरी वो सब और बढ़ गया, करप्शन बढ़ने लगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लेते थे, उसके बाद वो लोग ट्रेड करने लगते थे, ब्राइबरी लेते थे, मतलब घूस लेने लगते थे, तो ये सबसे करप्शन बढ़ रहा था.
जब डायरेक्टरेट इलेक्ट कर रहे थे। नाउ कॉर्नवालिस ट्राई टू एड्रेस द इशू ऑफ करप्शन, क्योंकि करप्शन बढ़ रहा था, ये कॉर्नवालिस जो थे वो देख लिए थे। ऑफ बैनिंग द प्राइवेट ट्रेड एंड रेजिंग सैलरीज, एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ द कलेक्टर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वॉज रेज टू 1500 अ मंथ एज पर 1% कमीशन ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम हिज डिस्ट्रिक्ट। तो जो कॉर्नवालिस थे वो कुछ कुछ चेंजेस लाने लगे ताकि करप्शन रुके। वो सैलरीज ही बढ़ाने लगे कि चलो हम आपका सैलरी बढ़ा देते हैं, आप करप्शन ब्राइबरी नहीं कीजिए। तो वो रेज कर दिए 1500 पर मंथ, और 1% जो था, आप जितना रेवेन्यू कलेक्ट कीजिएगा उसका 1% आपको मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट का। एट दिस टाइम द कंपनी सिविल सर्विसेज बिकेम वन ऑफ द हाइएस्ट पेड सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। और उस समय सिविल सर्विसेज जो था वो हाईएस्ट पेड जॉब था और एक सर्विस था उस समय उस वर्ल्ड में। साइमल्टेनियसली कॉर्नवालिस ऑल्सो अडॉप्टेड द शॉर्ट साइटेड पॉलिसी ऑफ यूरोपिजेंटेशन ऑफ सर्विसेज एंड नो इंडियन कुड इंटर इनटू द सिविल सर्विसेज। तो उस समय क्या हुआ, कॉर्नवालिस जो थे वो अडॉप्ट किए एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी जिसमें केवल यूरोपियंस को ही सिविल सर्विसेज में नॉमिनेट किया जा रहा था और इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियंस जो हैं वो इन्फीरियर हैं और यूरोपियंस जो हैं वो सुपीरियर हैं। इनफैक्ट इट वाज ऑफिशियली लेड डाउन इन 1793 दैट ऑल द हायर पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्थ मोर देन 500 पाउंड्स अ ईयर इन अ सैलरी कुड बी हेल्ड बाय द इंग्लिश ओनली। और ऐसा भी कहा गया था 1793 में कि जितना भी सर्विसेज है, ब्रिटिश के द्वारा कहा गया कि जितना भी सर्विसेज है जिसमें 500 से ज़्यादा का सैलरी है, वो जॉब जो है वो इंडियंस के लिए नहीं है, वो यूरोपियंस के लिए रिजर्व हो गया था। इन द व्यू ऑफ दिस एफर्ट टू रिफॉर्म मॉडर्नाइजिंग एंड रैशनलिस्टिक द सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बट ये सब चीज़ में चेंजेस लाए कॉर्नवालिस और इसीलिए उनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। To further deal with the problem of corruption, and Lord Wellesley introduced training of civil services in 1798। क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था तो कॉर्नवालिस तो कुछ कुछ चेंजेस लाए, बट फिर वेल्सी आते हैं तो वो भी कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं। वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते सिविल सर्वेंट का ट्रेनिंग 1798 में। अकॉर्डिंग टू 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा वॉज फाउंडेड विच ऑल्सो ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड साइंस। हाउएवर द कॉलेज डिड not find any favor with the directors of the company, and in the 1805 they replaced it with the East India College founded at Hailbury। तो शुरू में क्या करते हैं वेल्सी कि एक कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सिविल सर्विसेज में ऐसे ही नहीं बैठ सकते, अभी भी नहीं बैठ सकते, तो उस समय भी आप नहीं बैठ सकते थे क्योंकि एग्जाम्स जो थे वो टफ थे, तो उसका पढ़ाई बहुत ज़रूरी था। पढ़ाई के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है वहाँ पर स्टार्ट किया गया था पढ़ाई सिविल सर्विसेज का। जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो वहाँ जाके पढ़ते थे। ऑफ कोर्स द प्राइस ऑफ एजुकेशन वाज हाई दैट टाइम ऑल्सो, तो वहाँ जाके वो लोग पढ़ते थे। बट और उनको जिस इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, मीन सिविल सर्विसेज के लिए। अब क्या हुआ, कॉलेज को फिर जो है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी चेंज कर देती है। वो देखते हैं कि ये उनके फेवर में नहीं जा रहा, तो वो उसको रिप्लेस कर देती है और ईस्ट इंडिया कॉलेज में सेटअप कर देती है। अब जिसको भी सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है, अब आप जाइए हेलबरी इन इंग्लैंड में और वहाँ जाके तैयारी कीजिए सिविल सर्विसेज का, विच रैन अ ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 2 years, जिसमें आपको 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स मिलता, और यंग ऑफिसर्स अपॉइंटेड फॉर सर्विसेज इन द ईस्ट, और केवल यंग ऑफिसर्स को जो अपॉइंट किया जा रहा था। फॉर द नेक्स्ट 50 years द कंपनी सिविल सर्वेंट्स वर अ प्रोडक्ट ऑफ हेलबरी कॉलेज। और 50 साल तक हम लोग तो यही चीज़ देखें कि उस समय क्या हुआ, 50 साल तक केवल वही सिविल सर्वेंट्स आए जो हेलबरी कॉलेज से पढ़े थे, जो उसके प्रोडक्ट थे उन्हीं को बनाया गया। In the Charter of 1833 carries a section 87 which introduced limited competition for civil services। 1833 में एक सेक्शन 87 में हम लोग देखते हैं, इसमें आया कि कंपटीशन जो था सिविल सर्विसेज का उसको लिमिटेड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू चार्टर 1833 जो था कंपटीशन सिविल सर्विसेज का उसको लिमिटेड कर दिया गया। अब क्या किया गया, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट 4 times द वैकेंसी। अब
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स थे उनको 4 बार नॉमिनेट करना था. ओनली 1/4 ऑफ देम वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और कॉम्पिटिशन होता था बट उसमें केवल 1/4 लोगों को सिलेक्ट किया जाता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम से. फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 took away the privileges of directorates to appoint the civil servants and introduce open public competition. फिर चार्टर 1853 में क्या आता है कि जितना भी डायरेक्टरेट्स जो अपॉइंट करते थे, जितना नेपोटिज्म चल रहा था, सन भतीजा भांजा को रखने का, वो सब चलिए अब ख़त्म हो गया. अब क्या होगा, जितने भी लोग कॉम्पिटिशन में बैठेंगे और जो सिलेक्ट होंगे, फ्री मतलब फेयर एग्जामिनेशन होगा. जो सिलेक्ट होंगे, जो पढ़ेंगे, जो अच्छा मार्क्स आएंगे, उन्हीं को दिया जाएगा. अ कमिटी हेडेड बाय मैक्यूले वो सेटअप टू मेक अ रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा. और इसके लिए कमेटी का भी गठन हुआ जिसको कहते हैं मैक्यूले कमेटी, जिसमें इस कमेटी में डिसाइड करना था कि क्या एक एज लिमिट रखना चाहिए कंपटीशन का, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस एस्पिरेंट का जिसको सिलेक्ट किया जाएगा सिविल सर्विसेज में. और भी सब्सिक्वेंट द हेलबर्ग कॉलेज वॉज अबॉलिश्ड. और हेलबरी कॉलेज जो था उसको अबॉलिश कर दिया गया 1858 में, जहाँ से हम लोग देखते हैं 50 साल तक उसी कॉलेज से केवल सिविल सर्वेंट सेलेक्ट हो रहा था. अब उसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है. एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिकेम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विस कमीशन. और अब क्या होता है, ये जो कॉम्पिटिशन था वो एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है सिविल सर्विस कमीशन का. एक सिविल सर्विस कमीशन का सेटअप किया जाता है, वो एग्जामिनेशन लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉज टू बी हेल्ड एवरी ईयर इन लंडन इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब इस कॉम्पिटिशन का कहाँ सेटअप हुआ, एक कमीशन का सेटअप हो गया. अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ होगा, इंग्लैंड में एग्ज़ाम होगा. आपको लंदन जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम का मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा, दस मेकिंग इट वर्चुअल इम्पॉसिबल फॉर इंडियंस टू कंप्लीट इट. ताकि इंडियंस जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए कंपलसरी कर दिया गया था इंग्लिश लैंग्वेज. Thus, these provisions did not materially change the policy of keeping civil services of a company a close preserve of the British national. तो इससे क्या हुआ कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स जो सिलेक्ट होते थे वो जो थे वो ब्रिटिश नेशनलिस्ट, मतलब ब्रिटिश के तरफ जो जिनका ज़्यादा झुकाव हो जाता था, क्योंकि आप उनके देश में रह के पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर रह रहे हैं, तो उनको लगता था कि दे आर डूइंग गुड फॉर अस. तो हम लोग आगे एक्सट्रीमिस्ट और रिवाइवलिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे. एक का जो झुकाव था वो ज़्यादा था ब्रिटिशर्स की तरफ, एक का कम था. तो जिनका ज़्यादा झुकाव था वो जो थे ज़्यादा सिविल सर्विसेज और आर्मी पुलिस ये सब में ही थे, इसीलिए उनका झुकाव ज़्यादा था, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, हमारा जो ब्रिटिशर्स है वही हमारे कंट्री में चेंजेस ला सकते हैं अच्छे से. Though in 1863, Satyendra Tagore, brother of Rabindranath Tagore, became the first Indian to enter the civil services. Now, the first Indian to enter civil services कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका MCQ में. It is a very important question. 1863 में first person to enter as a civil services कौन थे? Satyendra Nath Tagore. The number of Indians in the civil services remained negligible as a soap to Indians. The company later created an कॉन्वेंटेड पोस्ट ऑफ डेप्टी कलेक्टर. फिर हम लोग देखते हैं क्या कि जितने भी सिविल सर्विसेज में नंबर्स थे इंडियंस के वो बहुत नेग्लिजिबल थे, मतलब बहुत कम थे. ज़्यादा इंडियंस को नहीं दिया जाता, ज़्यादा यूरोपियंस के लिए रिजर्व था सीट्स. फिर धीरे धीरे जो था वो डेप्टी कलेक्टर्स का क्रिएट किया गया पोस्ट, प्लेस्ड बिटवीन द कलेक्टर्स एंड द तहसीलदार. जो ये डेप्टी कलेक्टर का पोस्ट था वो कलेक्टर्स और तहसीलदार के बीच का था. तो जैसे कि एक न्यू पोजीशन, एक न्यू सर्विस तहसीलदार का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, और टू विच द एक्सपीरियंस इंडियन को होप टू राइज. तो ऐसा उन लोगों का होप था, उन लोगों को लगता था कि इस तहसीलदार पोजीशन से इंडियंस जो हैं वो राइज करेंगे. द कलेक्टर्स civil servant was the senior most officers in the district who was chiefly responsible for collection of the revenue. In this task he was assisted by the tehsildar who was an Indian. तो एक अपर मोस्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था ना वो एक सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही होता था. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया था कि जो अपर मोस्ट पोजिशन था उसमें इंडियन ऑफिसर्स या इंडियन पीपल का जो कंट्रीब्यूशन था वो सेम था, उन लोगों को नहीं लिया जा रहा था. मेनली वो यूरोपियंस थे, बट उसके नीचे जो एक न्यू पोजीशन का क्रिएशन हुआ था तहसीलदार, वो इंडियंस थे. तो तहसीलदार जो थे वो असिस्ट करते यूरोपियंस को रेवेन्यू कलेक्ट करने में, क्योंकि तहसीलदार वो इंडियंस एंड दे नो
दे वर नोइंग दैट फ्रॉम वेयर दे हैव टू कलेक्ट एंड हाउ दे हैव टू कलेक्ट. तो उनको पता था कि कैसे कलेक्ट करना है, द सिस्टम ऑफ कलेक्शन और द वे ऑफ कलेक्टिंग, कैसे बोलना है, द लैंग्वेज, दे वर फेमिलियर विद द लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो तहसीलदार वॉज द वन हु असिस्टेड द civil servants to collect the revenue. Now, the Indian civil service developed into one of the most powerful services in the world, known as the steel frame, which sustained the British rule. Indian civil services जो था ना, वो उस समय का सबसे पावरफुल सर्विस था पूरे वर्ल्ड में. जैसे कि अभी भी पूरे वर्ल्ड में इंडियन सिविल सर्विसेज मोस्ट पावरफुल सिविल सर्विसेज है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टील फ्रेम विच सस्टेन द ब्रिटिश रूल. और इसको एक स्टील फ्रेम की तरह भी माना जाता था. स्टील फ्रेम मतलब बैकबोन ऑफ द कंट्री, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो बैकबोन ऑफ द कंट्री होते हैं. वो जो है जो फ्रेम्स होता है, पॉलिसीज फ्रेम होता है, फिर उसको रेगुलेट कैसे करना है, तो वो लोग देखते हैं ये चीज़ को कि क्या इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोगों को स्टार्वेशन है, कंट्री सफरिंग फॉर स्टार्वेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सो दे आर द वंस हु मेक पॉलिसीज. दे से द MPs, MLAs to make the policies, but the idea behind is given by the civil servants only. Then the MLA, MPs go in the parliament and have a debate that this should come, this bill should come. So, but the idea is again of a civil servant. So they are the backbone of a country, and they were the backbone of the country. And today also it is the most powerful service in the world, and that time also it was the most powerful service in the world. It was also known as the steel frame which sustained the British rule. स्टील फ्रेम इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो लोग बहुत लॉयल भी थे. उस समय के जो लोग थे जो सिविल सर्वेंट्स में जा रहे थे, वो लोग बहुत लॉयल थे ब्रिटिश अथॉरिटी से. Given their enormous power, the civil servant came to believe that they had a divine right to rule India, imposed everything that was progressive in Indian life, and became a target of Indian nationalists during the freedom movement. After 1947, independent India continued with this system of civil service, which is retained almost in its original form till date. जब 1857 में रिवोल्ट होता है तो सिविल सर्वेंट्स को टारगेट किया जाता है कि आप लोग बहुत सॉफ्ट प्ले कर रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमें वी गेट स्वराज, पूर्ण स्वराज. तो उन लोगों को उसके बाद टारगेट करना स्टार्ट किया जाता है. 1947 के बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिविल सर्विस जो था वो कंटिन्यू होता है. और अभी भी हम लोग देखते हैं कि सिविल सर्विसेज होता है, यूपीएससी का एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट होता है, यूपीएससी कमीशन है. तो ऐसे अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू है. बट इसका फॉर्मुलेशन किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आर्मी. आर्मी का जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले भी जो सब्सिडियरी अलायंस में आया गया, फिर उसके बाद आर्मीज जो था वो ब्रिटिशर्स का रहता था. और राजा को ऐसा कहा जाता था कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी थ्रेट रहेगा तो हम लोग उससे लड़ेंगे. तो आर्मी जो था ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग था ब्रिटिशर्स का उस समय. फिर अब चेंज होने लगा क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट्स भी देना है इंडियन को. तो फिर इंडियन को इक्विपमेंट मिलने लगा, उन लोगों को ट्रेनिंग मिलने लगा, फिर उन लोगों को भी सिखाया गया कि आपको कैसे लड़ना है. तो अब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया. इंडियन पीपल का आर्मी में एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया. बट इन लोगों का जो पोजीशन था वो यूरोपियंस तक नहीं जाता था. तो ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आया. The bulk of the company army comprised of Indian soldiers. In 1857, Indian comprised 86% of the total strength of the company army. This was mainly because of maintaining an exclusive British army, which would have been very expensive. एक चीज़ ब्रिटिशर्स जो थे वो नोटिस कर लिए थे कि अगर वो लोग अपने पीपल को आर्मी में रखेंगे इंडियन में, तो उनके लिए वो बहुत कॉस्टली हो रहा था. और क्योंकि उन लोगों का पॉपुलेशन भी उतना नहीं था, स्ट्रेंथ भी कम था, तो वो लोग सोचे कि नहीं, अगर हम लोग इंडियन सोल्जर्स को ही ट्रेनिंग देंगे और उनको रिक्रूट करेंगे आर्मी में तो इट विल बी मच बेटर. This was mainly because maintaining an exclusive British army would have been very expensive. अगर केवल ब्रिटिश आर्मी रखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. However, all the officers in the army, as in other branches of administrations, were British at the highest, and Indian could reach was the level of the सूबेदार. एक चीज़ तो हम लोग जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो यूरोपियंस थे.
तो यूरोपियंस का जो पोजीशन था किसी भी फील्ड में, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, वो हमेशा अपर में रहते थे, और जो इंडियन थे वो हमेशा लोअर में रहते थे. जो इंडियंस थे वो हाईली, मतलब द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सर्विस दे यूज टू गो इन द सूबेदार, बट ब्रिटिश दे वर अपर इन दैट. Yet it is surprising that the handful of British officers could control a predominant Indian army. But ये भी बहुत ही surprising है कि कुछ handful of British officers could control a predominant Indian army. कुछ handful ही British officers थे जो Indian army को control कर पा रहे थे. This is mainly attributed to the absence of modern nationalism in India at that time. Moreover, the company was good paymaster to Indians who already had the traditional loyalty of the salt. तो ब्रिटिशर्स भी इसमें बहुत चालाक थे. वो लोग क्या करते थे, जो ज़्यादा लॉयल थे, मतलब जो बहुत साल से इंडियन आर्मी में थे, उन लोगों को ज़्यादा सैलरी देते थे, जो ज़्यादा लॉयल थे उन लोगों को ज़्यादा सैलरी देते थे, और जो उनको लगता था कि दे आर नॉट दैट मच लॉयल, सो दे यूज टू गिव लेस सैलरी टू देम. द मेन टास्क ऑफ द आर्मी वॉज टू कीप इंडिया under subjugation. A secondary task was to fight England wars with Russia and the French and other enemies. इंडियन आर्मी जो थी उनका मेन टास्क क्या था, एक तो सब्जुगेशन करना. अगर कोई भी रिवोल्ट इंटरनल हो रहा है जो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के या अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो आपको उसको कम करना है, आपको उसको बंद करवाना है, सब्जुगेट करवाना है. और सेकेंडरी टास्क क्या था, अगर फाइट हो रहा है इंडिया का, ब्रिटिशर्स का इंग्लैंड के साथ, रशियन के साथ, फ्रेंच के साथ, इंग्लैंड का किसी से भी फाइट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इंडियंस जो सोल्जर्स थे आपको हेल्प करना है ब्रिटिशर्स को फाइट करने के लिए वॉर अगेंस्ट रशिया, फ्रेंच एंड अदर एनिमीज. नाउ द लास्ट इज द पुलिस. The police as a third pillar of administration was again a creation of Cornwallis. Prior to this, policing was done by zamindars with the help of armed retainers. पुलिसिंग जो था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस था जो उस समय था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय, और इसका क्रिएशन कौन किया था, कॉर्नवालिस ने किया गया था, और ये एक थर्ड पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था. Prior to this, policing was done by zamindars with the help of armed retainers. पहले पुलिसिंग जो था वो एक सर्विस में नहीं था, बस जमींदार्स के द्वारा किया जाता था कुछ आर्म्ड रिटेनर्स के हेल्प से. Cornwallis disbanded these armed retainers and replaced them with an organized police force directly under the command of the company. कॉर्नवालिस आते हैं और ये जो आर्म्ड रिटेनर्स थे जो जमींदार्स को हेल्प करते थे रेवेन्यू कलेक्शन में या डिफरेंट वर्क्स में, वो चीज़ को वो ख़त्म कर देते हैं और एक न्यू सर्विस का क्रिएशन करते हैं, पुलिस सर्विस का. इसका क्रिएशन कौन करता है, कॉर्नवालिस करते हैं. ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है. द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द पुलिस वाज डन बाय विच ब्रिटिश जनरल, इट इज कॉर्नवालिस. द पुलिस फोर्स वाज डिवाइडेड इनटू थानास. तो पहले तो क्या किया जाता है, एक पुलिस का स्टैब्लिशमेंट किया जाता है एक सर्विस का, फिर थानास सर्कल्स हेडेड बाय द दरोगा. एक थाना का स्टैब्लिशमेंट होता है जिसमें जो दरोगा होते हैं वो हेड होते हैं, अभी भी दरोगा जो होते हैं वो हेड होते हैं. तो उस समय थानास बनता है, उसमें दरोगा को हेड रखा जाता है. तो दरोगा जो होते थे वो इंडियंस होते थे. इन द बिगनिंग दिस फोर्स वॉज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज बट लेटर हैंडेड ओवर टू अ सिविल सर्विसेज. इसका हेडिंग कौन करता था, पहले तो डिस्ट्रिक्ट जज की थाना अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसका हेड कौन करता था उस समय, डिस्ट्रिक्ट जज करता था. बट फिर इसको आगे जाके चेंज कर दिया जाता है और उसका फिर हेडिंग कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स करते हैं जो सिविल सर्विस के द्वारा सिलेक्ट होते थे. द मेन टास्क ऑफ द पुलिस वॉज टू कीप क्राइम्स अंडर चेक एंड प्रिवेंट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो फंक्शन क्या था पुलिस का, वर्क क्या था पुलिस का यह वर्क था कि आपको देखना है कि कोई भी क्राइम नहीं हो रहा हो कंट्री में, या कोई भी कॉन्स्पिरेसी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रही है आपको उसको सप्रेस करना और आपको बताना है ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स को कि ऐसा हो रहा है. इन द 20th century the police was deployed of a large scale mainly to contain the rising tide of national movement. 20th century में पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ रखा जा रहा था, वहाँ डिप्लॉय किया जा रहा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा था, ताकि रिवोल्ट को सप्रेस कर पाया जा सके. सो वी आर डन विद द एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम लोगों का जुडिशरी बचा, तो जुडिशरी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.